हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ की, मतलब अशोक स्तंभ की। तो वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगर प्रश्न आता है कि वो कौन सा स्तंभ था जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो उसका उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भाब्रू स्तंभ, यानी कि भाब्रू इंस्क्रिप्शन। आगे बात करते हैं यूनानी दूत मेगास्थनीज की। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अगर क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज जो कि यूनानी दूत था वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था वो पाटलिपुत्र आया था। और जो मेगास्थनीज था वो यूनानी दूत था, मतलब यूनान का दूत था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि कहाँ धारण की थी? मतलब महाराजाधिराज मतलब महाराजाओं का भी राजा। तो उन्होंने ये चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि कहाँ हासिल की थी? पाटलिपुत्र में हासिल की थी। और कब की थी? तो 320 ईस्वी में धारण की थी। आगे बात करते हैं जरासंध की। तो जरासंध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अगर प्रश्न आता है कि राजगृह किसकी राजधानी थी, तो होगा उत्तर उसका जरासंध। फिर से यहाँ बात की जा रही है मेगास्थनीज की। तो अगर प्रश्न आता है बिहार आने वाले सेल्यूकस का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत जो बिहार आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि यूनानी दूत था। आगे बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी? अगर प्रश्न आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी, तो उत्तर होगा धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो अगर प्रश्न आता है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। किसके प्रयासों से? कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप सभी को पता है कहाँ है? बिहार में भी कहाँ? नालंदा के राजगीर में। तो अगर ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है। आगे बात करते हैं बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? अगर प्रश्न आता है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था, तो वो होगा महामाया प्रसाद सिन्हा जी। तो ये निर्दलीय पार्टी से, मतलब ये किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, ये निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अगर प्रश्न आता है कि वे व्यक्ति कौन थे बिहार के जिन्होंने प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था, तो उत्तर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा जी। आगे बात करते हैं बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ, तो 19 जून 2002 को। बिहार में अगर पूछा जाता है कि वो कौन सा ईयर था या कौन सा दिन था जब पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था, तो उसका उत्तर होगा 19 जून 2002 को। आगे बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? अगर पूछा जाता है कि गुप्त काल की एक सुंदर सी कार्तिकेय, मतलब कार्तिकेय भगवान की जो मूर्ति थी वो किस जिले से प्राप्त हुई थी, तो उसका उत्तर होगा शाहाबाद। तो आप लोग इसमें एक क्वेश्चन, ये सबको पता होगा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र थे। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक की। तो अगर बात की जाए अर्थशास्त्र के लेखक की, तो वो थे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। और इस अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीति की बात की थी। आगे बात करते हैं पाटलिपुत्र नगर की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अगर पूछी जाती है तो वो हुई थी 490 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र को अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो पटना कहा जाता है। और अगर इसी क्रम में पूछ ले कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी या इसे किसने बसाया था, तो उत्तर होगा अजातशत्रु ने।
फिर बात करते हैं बिहार में प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख। तो कौन कौन से स्तंभ लेख हैं जो बिहार अशोक के स्तंभ लेख जो कि बिहार में प्राप्त हैं? तो उत्तर है उसका लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये तीनों जो हैं आपके कहाँ प्राप्त हैं स्तंभ, अशोक के स्तंभ ये प्राप्त हैं आपके बिहार में। आगे बात करते हैं चीनी यात्री वेनसांग की। तो चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो उत्तर होगा हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री वेनसांग थे उन्होंने पूरे बिहार की यात्रा की थी। आगे बात करते हैं बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। इसका नाम ईस्ट इंडिया रेलवे इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको लाया गया था या चालू किया गया था। तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। आगे बात करते हैं बिहार में दूरदर्शन केंद्र की। आप सबको याद होगा दूरदर्शन चैनल जो बचपन में आता था, अभी भी आता है बट हम लोग देखते नहीं हैं, लेकिन पहले ये एकमात्र ही चैनल हुआ करता था, तो बहुत फेमस हुआ करता था। तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र अगर पूछा जाता है कहाँ था, तो वो था मुजफ्फरपुर में और ईयर था 1978, मतलब 1978 में ही ये जो है इसको स्थापित किया गया था। तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। और किस ईयर में इसको स्थापित किया गया था? 1978 में। आगे बात करते हैं नंदवंश की। तो अगर पूछता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर होगा महापद्मनानंद, यानी कि महापद्मनानंद जो थे उन्होंने ही नंदवंश की स्थापना की थी। अगर पूछ ले कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था, तो वो थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ही वे थे जिन्होंने प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना मगध में की थी। अगर पूछा जाता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी कौन थे? पुष्यमित्र ही थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र। आगे बात करते हैं गोपिका गुफा की। तो अगर पूछा जाता है कि गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है, तो उत्तर होगा दशरथ से, यानी कि दशरथ से संबंध किसका था? गोपिका गुफा का। आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय की। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा पाटलिपुत्र में, क्योंकि जहाँ राजधानी होगी वहीं केंद्रीय न्यायालय भी होगा। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में, क्योंकि उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम क्या कहते हैं? पटना। आगे बात करते हैं बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की। तो अगर पूछा जाता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो उत्तर होगा 1921 में और स्थान था हजारीबाग में। आगे बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं बिहार के प्रमुख समाचार पत्र की। तो बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी कि प्रश्न अगर पूछे आपसे कि बिहारी जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे, तो उत्तर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में अगर पूछा जाता है कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा सहजानंद सरस्वती द्वारा। तो अगर प्रश्न आता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा सहजानंद सरस्वती द्वारा इस किसान सभा की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान, यानी कि सबसे फेमस जो सुल्तान था बिहार में वो कौन था, तो वो था शेर शाह सूरी। और इसका मकबरा कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। तो अगर पूछता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान बिहार का कौन था, तो वो होगा शेर शाह सूरी। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने, यानी कि बख्तियार खिलजी ही वो व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया था।
आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? अगर पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो उत्तर होगा सासाराम, यानी कि सासाराम में था। आगे बात करते हैं वाहिब आंदोलन की। तो वाहिब आंदोलन के समय में पटना का कमिश्नर कौन था? तो उत्तर होगा विलियम टेलर्स। मतलब जब वहाबी आंदोलन हुआ था पटना में, तो उस समय जो कमिश्नर था उसका नाम था विलियम टेलर्स। तो अगर प्रश्न आता है कि वहाबी आंदोलन के समय पटना कमिश्नर कौन था, तो उत्तर होगा विलियम टेलर्स। आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो अगर पूछा जाता है कि उनका मूल नाम, मतलब कि ओरिजिनल नेम क्या था, तो उसका उत्तर होगा मूला शंकर, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूला शंकर। आगे बात करते हैं राजकुमारी चल्हना कौन थी। तो राजकुमारी चल्हना कौन थी? वज्र लिच्छवी की राजकुमारी थी, यानी कि वज्र लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी चल्हना। आगे बात करते हैं मिथिला की। तो मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ, अगर प्रश्न आता है कि मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ कहाँ है, तो वो है दरभंगा में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? दरभंगा में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिव्रज। अगर पूछा जाता है कि प्रारंभ में मतलब सबसे पहली मगध की राजधानी कौन सी थी, तो उत्तर होगा गिरिव्रज। आगे बात करते हैं नवादा संग्रहालय की। तो अगर पूछता है कि नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। आगे बात करते हैं तुर्क शासन की। तो बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1203 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि तुर्क शासन बिहार में मतलब तुर्क शासन का युग कौन सा समय था जिसे तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था उस समय से, तो उत्तर होगा 1203 ईस्वी में। बिहार में बिहार शरीफ किसे कहते हैं? अगर पूछा जाता है कि बिहार में बिहार शरीफ किसे कहते हैं, तो किस जगह को कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा उदंतपुरी को, यानी कि उदंतपुरी एक स्थान है बिहार में जिसे हम बिहार शरीफ कहते हैं। आगे बात करते हैं अजगैविनाथ मंदिर की। तो अगर बात की जाए अजगैविनाथ मंदिर की, तो ये कहाँ है? सुल्तानगंज में, बिहार के सुल्तानगंज में ये है मंदिर। कौन सी मंदिर? अजगैविनाथ मंदिर। इसी मंदिर के साथ हम अब आज के अपने वीडियो को जो है वो एंड करते हैं, और मैं ये आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और आप सब बीपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।